अस्सलाम वालेकुम। ये मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के पॉडकास्ट सीरीज हाउ आई रिपोर्टेड है। मैं हूं अरूसा शौकत। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं फातिमा रज़ाक। फातिमा एक रिपोर्टर हैं और आजकल डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म सुजाक के साथ एसोसिएटेड हैं एज अ रिपोर्टर। फातिमा का ज़्यादातर काम इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ रिपोर्टिंग पर होता है और इनके मौज़ूआत भी ज़्यादातर वो होते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतने ज़्यादा फोकस नहीं किए जाते। फातिमा, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अ, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। फातह, शुरू करते हैं आपकी जो आपने रिपोर्टेड सीरीज की थी एसिड क्राइम अटैक्स के हवाले से। लास्ट ईयर आपकी 4 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल एक सीरीज पब्लिश की थी सुजाग के प्लेटफॉर्म से। इसमें आपने एसिड अटैक्स के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं को देखा था और इसमें ना सिर्फ आप अटैक्स को देख रही थी और जो उसका क्रिमिनल एस्पेक्ट होता है उसमें आप मोटिव्स को, इन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को और पर्सनल और ट्रॉमेटिक स्टोरीज को भी एक्सप्लोर कर रही थी। इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द जो लीगल फ्रेमवर्क था उसको भी आपने देखा। हमें जरा बताइएगा, हाउ डिड दिस कम अबाउट? आपको इस सीरीज को रिपोर्ट करने का कैसे ख्याल आया और आपने इस पर कैसे प्रोसीड किया? राइट। सबसे पहले तो ये था कि जब मैंने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया तो ये मेरी एक आप ये समझ सकते हैं कि बहुत स्टार्ट में ही था। मैंने बहुत ज़्यादा बाकी जो रिपोर्टिंग की थी वो इंडिविजुअल स्टोरीज पर थी। ये मेरी पहली एक सीरीज थी, इन डेप्थ और इन्वेस्टिगेटिव सीरीज, और काफ़ी देर से मैं एसिड क्राइम्स पर काम करना चाह रही थी। लेकिन उससे पहले जो मेन मोटिवेशन थी वो तब थी जब मैं एक विक्टिम को मिली। मुझे किसी ने सोशल मीडिया पर अप्रोच किया कि एक लड़की है, एक यंग लड़की है, जो एक एसिड सर्वाइवर है, और उसके लिए कोई फंड रेजिंग हो रही थी और उसको कुछ हेल्प चाहिए थी। जब मैंने उससे कांटेक्ट किया और देखा कि किस तरह से वो रहती है, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई इनमें, और उसकी जॉब की स्ट्रगल्स किस तरह से, मेरे लिए पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि सिर्फ ये नहीं है कि एक एसिड है, क्राइम हो गया, ये जिस तरह मीडिया में रिपोर्ट होता है नॉर्मली कि आज गुजरांवाला में 2 अफराद ने एक खातून पर तेजाब फेंक दिया, ये हुआ, शादी का मसला था, खत्म। मुझे लगा कि ये उससे बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस तरह मैं उससे राब्ते में आई, मैंने उसकी डेली स्ट्रगल्स देखी। मुझे बहुत, आप कह सकते हैं कि शौक मिला इस चीज़ से, और ये मैंने लिखने की भी इसी तरह कोशिश की कि एसिड सर्वाइवर्स के लिए उनका ट्रॉमा उनके चेहरे पर साफ नज़र आता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो छुपा सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा क्राइम्स में ऐसे होता है कि आपके लिए रिहैबिलिटेट करना शायद कदरे आसान होता है, लेकिन एसिड सर्वाइवर्स के लिए जब तेज़ाब गर्दी का निशाना बनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है और उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। उस चीज़ को मैं आगे लेकर चली, मैंने अपने एडिटर से डिस्कस किया कि मैं एसिड क्राइम्स पर काम करना चाह रही हूँ। हमारा एक होता है कि अगर आपका मोस्टली हम जब भी कोई स्टोरी पिच करते हैं, तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप इसमें नया क्या ऐड करें? तो उन्होंने भी मुझसे ये पूछा, उन्होंने कहा कि एसिड क्राइम्स पे तो पहले भी बहुत रिपोर्टिंग हो चुकी है। एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जो वर्ल्ड फेमस है, जिस पर ऑस्कर भी मिला है। बहुत सारा कुछ और हो चुका है। तो आप क्या नया लाएँगी? आप क्यों करना चाह रही हैं एसिड क्राइम्स पर? मैं थोड़ी देर रुक गई, मैंने देखा दोबारा, आई वेंट बैक टू इट, दोबारा आर्टिकल्स खोल के देखे, एंड फिर आई रियलाइज्ड कि कहीं पर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं हुआ, जो सिर्फ़ एसिड क्राइम को देखे, जो उनके लॉज़ को देखे कि क्या जो लॉज़ बन गए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई। रिहैबिलिटेशन की कौन-कौन से इदारे हैं, किस तरह से होती है, ये क्राइम्स होते क्यों हैं, कहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया ये करना। सबसे पहले मैंने केसेस ढूँढना शुरू किए विक्टिम्स से, कि मुख्तलिफ तरह के, एक सिंध से मिला, इस्लामाबाद से मिला, लाहौर से मिला, मुल्तान से मिला, ऑर्गेनाइज़ेशंस को कॉन्टैक्ट किया, डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। अम, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आईं। आप कह सकते हैं मुझे 1.5 महीना सिर्फ़ इन 4
रिपोर्ट्स पर ही लगा। इनफैक्ट 1.5 महीने से भी ज़्यादा इसके ऊपर लगा। ऑलमोस्ट 2 महीने मैं इन 4 स्टोरीज़ पर ही काम करती रही, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है नॉर्मली जो हमें नहीं मिलता। इसके लिए मैंने ट्रैवल भी किया। कोविड था उस टाइम पर मुल्तान गई। वहाँ पर जाकर जब पता चला कि साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं एसिड क्राइम्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं। तो फिर मैं उसके लिए मुल्तान गई। वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा और विक्टिम्स से मिली। अम, जो उन विक्टिम्स से भी मिली जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड थे। 98% बॉडी बर्न है, 95% बॉडी बर्न है। प्राइवेट और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को विज़िट किया। वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर्स में गई। फिर पता चला कि जिन 2 ख़वातीन पर शर्मीन उबैद की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उनको ट्रेस करना शुरू किया। मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि एक खातून है जो हाइडिंग में रह रही हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद से अब तक मैंने फिर देखा, उन लोगों को ट्रेस किया कि अब वो कैसे हैं, अब उनके क्या हालात हैं। विजिट्स करने शुरू किए आसपास के इलाकों में, मुल्तान से आगे, और ये सारा कुछ लेके मैं वापस आई। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर रियलाइज हुआ कि ये एक स्टोरी नहीं बन सकती। अगेन आपने पूछा था कि आपको स्पेस कितनी मिलती है। स्पेस के हिसाब से ये था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल था। मेरे पास लीगल एस्पेक्ट से केस स्टडीज थी, जहाँ पर अदालतों में क्या होता है, किस तरह से क्राइम्स को ट्रीट किया जाता है, किस तरह से एसिड के क्राइम्स के ऊपर एसिड क्राइम की दफ़ा लगती नहीं है, बल्कि अगवा की दफ़ा या फिर कत्ल की दफ़ा नहीं लगती। वो सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं हार्म, बॉडीली हार्म की दफा लगा के खत्म हो जाते हैं। इस तरह के मसले, कई कहानियां थी जो मुझे अदालतों में से मिली, मुल्तान में, लाहौर में। जब पता चला कि होता क्या है लोगों के साथ अगर कोई केस फाइल करने जाता है, क्या अदालतें या पुलिस इतनी सेंसिटिवाइज, उनको उनको इतनी सेंसिटिविटी है कि एसिड क्राइम्स को कैसे डील करना है। ये पता चला कि कई लोग एंटी टेररिज्म, आपकी कह सकते हैं कि इन दफात में ही फंसे रहते हैं, कि उनकी गलत दफा लग गई है, दूसरी में बदलवाना है, और कई कई साल वो इसी में इसी प्रोसेस में गुजार देते हैं कि उनको कोई उसमें वहां पे रिलीफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। तो इसको फिर डिसाइड किया हमने कि हम इसको डिफरेंट सीरीज में बनाएंगे। पहली सीरीज में मैंने डेटा स्पेसिफिक बनाने की कोशिश की। पहली स्टोरी में डेटा स्पेसिफिक चीजें ऐड की, उसके अंदर बताया कि ये क्राइम किन जगहों पर ज्यादा होता है। पूरे मुल्क से डेटा इकट्ठा किया, हर बर्न सेंटर का डेटा कलेक्ट किया, कंपाइल किया, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि कोई कंसोलिडेटेड डेटा पड़ा ही नहीं हुआ। एनजीओज के पास अपना डेटा है, पुलिस के पास एसिड क्राइम का कोई सेपरेट डेटा नहीं मौजूद। इसके अलावा हर एनजीओ के डेटा में डिस्क्रिपेंसीज थी। एचआरसीपी चली गई, वहां पर बैठ कर उनके न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में से हर एक केस को सेपरेट आउट किया। इंटरनेट पर जितने केसेस रिपोर्ट किए हुए थे उनको सेपरेट आउट किया, यू कैन से अपना डेटा जनरेट किया, जो फिर एएसएफ और डीएसएफ के डेटा के साथ मैच किया। उस डेटा की बेसिस पर जब देखा तो पता चला कि अब, और विक्टिम स्टोरी से आप कह सकते हैं कि उसको वो चीज सॉलिडिफाई हुई कि अब एसिड क्राइम्स सिर्फ खवातीन के अगेंस्ट नहीं बल्कि मर्दों के अगेंस्ट भी यूज किए जा रहे हैं। और साउथ पंजाब में आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो एसिड फेंक देते हैं, आपस की कोई दुश्मनी हो तो एसिड फेंक देते हैं। सो सिर्फ जो हमने सुना हुआ था मीडिया के जरिए या नॉर्मल रिपोर्टिंग के जरिए कि शादी के मसलों में लड़की के ऊपर तेजाब फेंकते हैं, तब मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं बंदूक लेना थोड़ा मुश्किल है, पिस्टल हासिल करना लाइसेंस और इलीगल और उसे छुपाना मुश्किल होता है, तो लोग एक इजी वेपन के तौर पर एसिड को वहां पर यूज कर रहे हैं, खुलेआम फरोख्त हो रहा है।
थोड़ा सा मैं इधर ब्रेक करके बता दूं, फातिमा ने जो 4 स्टोरीज पर काम किया था, उनमें पहली स्टोरी थी द वेपन फ्रॉम हेल। फिर उन्होंने काम किया था नो कंट्री फॉर बर्न्ड वुमेन, और नेवर स्माइल अगेन जो कि इनकी सबसे ज्यादा, जिसमें आप कहें इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स के हवाले से खासी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की गई थी इसमें। और लास्ट स्टोरी जो इस सीरीज की थी वो थी साइकिल ऑफ सफरिंग, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एसिड अटैक विक्टिम। अब फातिमा, आपने ये हमें बताया सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह इसको शुरू किया, एंड देन आपने एक कड़ी से कड़ी मिलती गई और ये सीरीज की शक्ल इख्तियार की। आपकी पहली स्टोरी अक्टूबर 5 को आती है, लास्ट ईयर पब्लिश होती है सुजाग के प्लेटफॉर्म पे, एंड द फोर्थ स्टोरी कम्स आउट ऑन अक्टूबर 29। रिपोर्टर्स के लिए खासा एनवियस होता है बैक टू बैक किसी और रिपोर्टर की इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टेज को पब्लिश होते हुए देखना। मुझे ये बताएं, इसमें आप जो प्रोसेस बता रही है, काफ़ी टाइम भी आपको दिया गया, काफ़ी स्पेस भी आपको मिली इसको एक्सप्लोर करने को। थोड़ा-सा इस पे बात कर लेते हैं। हाउ मच स्पेस डू यू थिंक इस तरह के डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जो कि शायद आम तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे प्रिंट हो, डिजिटल हो, टेलीविज़न हो, उसमें शायद इतनी स्पेस ना होती हो जितनी इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आजकल देखने में आ रही है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं और ज़रा हमें ये भी बताएं, एडिटोरियल हवाले से किस किस्म के आप लोगों को लिबर्टीज हासिल होती हैं? राइट, आई थिंक ये काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारा प्लेटफॉर्म भी यू कैन से बहुत कम डेडलाइंस होती थी हमारे पास। अगर एक इशू हुआ है तो हम उसको 1 या 2 दिन में देख के कवर करके सोर्सेस से बात करके हमें स्टोरी फाइल करनी होती थी, जिस तरह नॉर्मली रिपोर्टर्स को होता है कि आपकी डेडलाइंस बहुत शॉर्ट होती हैं, बिकॉज मीडिया ड्रिवन होता है इस चीज से कि अगर ये इशू खत्म हो गया तो हमारा टाइम निकल जाएगा, फिर हमें ना लाइक्स मिलेंगे, ना रेटिंग्स मिलेंगी, ना हमें उतनी ट्रैक्शन हासिल होगी, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, कहीं पर भी। तो मोस्टली कोशिश होती है कि अगर कोई इशू आया है तो आप उसको फौरन ही रिपोर्ट करें और जितनी जल्दी रिपोर्ट करें। इसका मसला ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेटिव काम करना चाह रहे हैं तो आपको 1 या 2 दिन में शायद एविडेंस ना मिले आपको। अब मुझे जैसे पता चला, मेरे पास समन की स्टोरी आई, मैं चाहती तो वो 1 दिन में छाप सकती थी। एक इन डेप्थ जितना जो डेटा मुझे मिलता, मैं उसको उसी तरह ही बता सकती थी कि जी एक ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है। मैंने पूरा महीना जब उसके ऊपर लगाया और जब मैंने डिस्क्रिपेंसीज देखी डेटा के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मैं अपने एडिटर के पास वो लेके गई कि अब इसका मैं क्या करूं, मैं क्या कोट करूं। तो उन्होंने कहा कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, यानी हर बर्न सेंटर से डेटा कलेक्ट करना, उनका चेक करना कि उनके पास कितने आए हैं, कितने केसेस कब रिपोर्ट हुए हैं, या अखबारों के अंदर से ऑनलाइन रिपोर्ट्स निकाल के अलहदा काउंट करना। दिस टेक्स टाइम। तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा उसमें स्पेस मिली कि मेरे ऊपर कोई डेडलाइन, उस तरह से डेडलाइन की तलवार नहीं लटक रही थी। हर मीटिंग में जब मैं बताती थी कि ये प्रोग्रेस है, या फिर जब ये बताती थी कि ओ ये कानून है लेकिन अभी पता नहीं है कि कहाँ पर है, तो फिर मुझे कहा जाता था कि ठीक है आप इसको देखें कि ये कहाँ पर है, बात करें रेलिवेंट अथॉरिटीज से। और फर्दर एंड फर्दर मैं उसके अंदर जाती गई और वहां पर मुझे बहुत स्पेस मिली, ट्रैवल करने की स्पेस मिली। मुझे कहा गया कि अगर ज्यादा केसेस साउथ पंजाब में हैं तो आपको ट्रैवल करना चाहिए और आपको खुद जाकर देखना चाहिए। एंड आई कैन टेल यू कि कितनी चीजें मेरे लिए चेंज हो गई जब मैं खुद जाकर लोगों से मिली और उस जगह को विजिट किया, उन एरियाज को विजिट किया जहाँ पर विक्टिम्स खुद लेके गए कि बाजी यहाँ पर मुझे तेजाब फेंका था, यहाँ पर। मेरे लिखने में जो क्लैरिटी आई वो शायद मुझे कॉल पर उनकी स्टोरी सुनने से ना समझ लग सकती। तो बहुत सारी चीजें वहां पर मेरे लिए चेंज हो गई एडिटोरियली भी। जो नेवर स्माइल अगेन है, मेरे पास नेवर स्माइल अगेन के अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन जितनी देर मैंने, आई टोल्ड यू, 1 से 1.5 महीना मैं इसी पर ही इकट्ठी करती रही। पहले मेरे पास सिर्फ विक्टिम टेस्टिमनीज थी,
फिर विक्टिम सामने नहीं आना चाहते थे बिकॉज बहुत ज़्यादा उनके भी मसले होते हैं, प्राइवेसी के मसले हैं, आइडेंटिटी के मसले हैं। मैं फिर वहाँ पर कंफ्यूज थी कि मैं किस तरह से इस्टेब्लिश करूँ ये सब कुछ। मेरे पास स्कैटर्ड आप कह सकती हैं डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे। मैं एक SCCP में अप्लाई कर रही थी कि इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए, वो फाइलिंग करना, 3 दिन बाद वो जवाब देते हैं, वो जवाब ना दें तो फिर आपको परसू करना पड़ता है। अगेन ये सब कुछ ना होता, नेवर स्माइल अगेन बहुत लेट पब्लिश हुई थी, और मैं उसके ऊपर 1.5 महीने से काम कर रही थी। एक पॉइंट पर शायद मुझे लगा कि मेरे पास मे बी इतनी क्रेडिबल डॉक्यूमेंटेशन मुझे ना मिल सके, तो लेकिन ये रूम था मेरे पास कि मुझे ये नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे निकाल दिया जाएगा अगर मैं ये स्टोरी फाइल ना कर सकी, मेरी डेडलाइंस जा रही हैं, या फिर ये कि 3 महीने में मेरी सिर्फ 4 स्टोरीज लगी हैं और शायद बाकी लोगों की तो हर हफ्ते या हर 2 दिन बाद एक स्टोरी लग रही होती है। तो इवन जब आपने भी मुझसे पूछा तो मैं यही कह रही थी कि मेरा कोई बहुत लंबा मैंने इन टर्म्स ऑफ नंबर मेरी बहुत ज्यादा स्टोरीज नहीं मिलेंगी आपको कि लोगों की होता है 50 स्टोरीज हो गई हैं, 100 स्टोरीज होती हैं 6 महीने में। मेरा बहुत कम काम है उस हिसाब से, लेकिन मुझे वहां से स्पेस भी मिली, अप्रिसिएशन भी मिली, एंड आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ये सिखाया गया कि हम अगर इन्वेस्टिगेटिव कर रहे हैं तो इट टेक्स टाइम and it takes patience as well. As a reporter, I learned patience. थोड़ा सा मैं इसी पे बात करना चाहूंगी कि जैसे प्रेशर्स की बात कर रही है, न्यूज रूम प्रेशर्स की होती है, बात होती है, स्पेशली मेन स्ट्रीम में भी होती है, लेकिन जिस तरह हमारे पास बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं, तो हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि वहां पे भी एक किस्म की कंपेटिटिवनेस आपको नजर आती है, जो कि शायद लाइक्स और शेयर्स पर ड्रिवन होती है। जो Yeah. आपने बात की कि कोई एसिड अटैक हो जाता है या कोई ऐसा अटैक होता है या रिपोर्ट या इंसिडेंट होता है जिसके इर्द गिर्द एक स्पेस होती है, एक टाइम होता है जिसको बड़ा अगर क्रैश तरीके से पुट करें तो वो कहते हैं कि जी कैश करवाने, कोट एंड कोट, एंड आई एम इंटेंशनली सेइंग Yeah. इट्स अ क्रैश वे ऑफ यूजिंग समथिंग्स ट्रेजेडी या मुझे ये बताइएगा कि एडिटोरियली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एडिटोरियल डिसीजंस एज वेल कि रिपोर्टर्स को कितनी स्पेस दी जा रही है, कि जैसे आप बता रही थी कि आपको कहा गया कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, लुक एट द ब्रॉडर इशू। आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपको क्या लगता है जब आप इस तरह के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने जाती हैं, ज़ाहिर है और भी साथी रिपोर्टर्स भी होते हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं, क्या ये स्पेस रिपोर्टर्स को दी जा रही है या रिपोर्टर्स खुद ही एक सॉर्ट ऑफ लेजी जर्नलिज्म की साइकिल में फंस गए हैं एंड दे आर कंटेंट विद जस्ट रिपोर्टिंग ऑन द इंसिडेंट एंड नॉट लुकिंग एट द ब्रॉडर इशू? I think the latter is right. आपने इवन डिजिटल मीडिया स्पेसेस में भी मैं जब मेरा मोस्टली इंटरेक्शन आप कह सकती हैं यंग जर्नलिस्ट्स के साथ होता है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी हैं, पहले कहीं और रह चुके हैं। मोस्टली मेरे इंटरेक्शन में मैंने ये देखा है कि जो स्ट्रेस होता है न्यूज रूम का, वो स्ट्रेस ड्रिवन ही डेडलाइन से है। आपने आज एक स्टोरी फाइल करनी है, एंड मोस्टली आई थिंक हमारा जितना भी अभी मीडिया है, एंड अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया में भी जो स्पेस बनी, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी वापस चली गई है, क्योंकि वहां पर भी एक दौड़ लग गई है लाइक्स की। वहां पर भी बेसिकली मसला ये है कि अगर ये एक विशियस साइकिल है, अगर आप उस चीज में लग जाएं कि आपकी ऑडियंस कितनी एंगेज हो रही है, कितने आपको लाइक्स मिल रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, तो आप शायद कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालना शुरू कर देते हैं अपने जर्नलिज्म में जो एथिकली या फिर आप कह सकते हैं कि इवन इन्वेस्टिगेटिव नहीं होते इतने। समटाइम्स कुछ लोग क्लिक पेट बहुत ज्यादा यूज करने लग पड़ते हैं, कुछ आप कह सकती हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स होने लग पड़ती हैं, कहीं और से स्टोरी है वो उसी तरह ही छप जाती है। हमारी अपनी स्टोरीज के साथ इस तरह से होता है, या फिर वो चीज जो एक केस हाईलाइट हुआ और जिस तरह से आपने कहा कि एक टाइम बन गया उसका,
उसी टाइम में कवर करना है और रिपोर्टर के पास वो स्पेस नहीं है कि वो उसको इन डेप्थ देख सके, उसके और सिनारियोज देख सके। तो वो उर्दू में कहते हैं ना, लकीर पे लकीर पीटते जाएं आप। हमारे पास मोस्टली ये होता है, हम भी इस साइकिल में अक्सर फंसते हैं। जब एक इशू बहुत पर्टिनेंट चल रहा है, लेट्स से कोई जलसा हो गया और उस जलसे के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हर जगह रिपोर्ट हो रही है, तो आपका मीडिया प्लेटफॉर्म भी कहता है कि अच्छा, अब हमें भी इस डिस्कोर्स का हिस्सा बनना है। और उस डिस्कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आप उसमें जंप इन कर जाते हैं, फौरन 2 एक्सपर्ट्स को बुलाएं, आप उस पर बात करें और वो खत्म। हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम इस साइकिल से ब्रेक फ्री करें, स्टेप बैक करें। हम एक एडिटोरियल मीटिंग में डिसीजन नहीं लेते, एक बंदा डिसीजन नहीं लेता, मोस्टली सब मिलकर डिसीजंस ले रहे होते हैं, पूरी जो टीम होती है रिपोर्टर्स की। तो अगर लेट्स से मेरी फेलो रिपोर्टर को ये लग रहा है कि ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कवर करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद इसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए, तो हमारी, आप कह सकती हैं, घंटा 1.5 घंटा यही डिस्कशंस चलती रहती हैं। और जिसके बाद एक स्टोरी आती है, कभी अच्छी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। और कोशिश ये होती है कि हम इस साइकिल से थोड़ा सा निकलें। फातिमा, थोड़ा सा बात करते हैं आपकी रिपोर्टिंग के प्रोसेस के हवाले से। ये जो सीरीज थी लार्जली अगर देखा जाए तो ट्रॉमा रिपोर्टिंग है। आप इसमें ट्रॉमा सर्वाइवर्स से बात कर रहे हैं, आप एसिड अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे हवाले से 2-3 सवाल हैं मेरे ज़हन में। एक मुझे बताइएगा, आपने जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स थे उनको अप्रोच कैसे किया? प्रोसेस कितना मुश्किल था या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने उनको अप्रोच करने में, उनको कन्विंस करने में? और अक्सर औक़ात एक चीज़ होती है कि ट्रस्ट डेवलप करना सोर्स से, कि वो आपसे कंफर्टेबल हो बात करने में, और स्पेशली जहाँ इतना बड़ा ट्रॉमा इन्वॉल्व हो। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और कोई लेसन्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहें बाकी रिपोर्टर्स के लिए? यस, सो मोस्टली मेरी जो रिपोर्टिंग है वो, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रॉमा सर्वाइवर्स के साथ होती है, चाहे वो एसिड क्राइम्स हों या फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स हों या सेक्सुअल असॉल्ट हो। मैं सिर्फ मोस्टली इन चीज़ों, इन 2-3 टॉपिक्स पर ही इन डेप्थ काम करती हूँ। इन सब में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि जिस भी इंसान से मैं बात करती हूँ, वो बहुत शदीद किस्म के ट्रॉमा में होते हैं। अगर मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स कोट करूं तो आप मानेंगी नहीं कि किस तरह से लोगों ने मुझे अपनी कहानियां बताई हुई, और किस तरह से मैंने वो प्रोसेस की बाद में आके। मैं इसके ऊपर मैं लिख भी चुकी हूँ। एक खातून की स्टोरी, एक बच्ची की स्टोरी थी जो फोर्स्ड कन्वर्जन की विक्टिम थी, और वहां से वो आई, और मैं बड़ी मुश्किल से जब मैं उसको मिली, तो आप कह सकते हैं कि 13 या 14 साल की वो बच्ची थी। और मैं उसके पास बैठी, मैं उससे पूछना नहीं चाह रही कि बताओ कि क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ और वो मेरे साथ सिर्फ बात कर रही है कि बाजी आप कैसी हैं, क्या करती हैं, कहाँ से आई हैं, और हम सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। और इतनी देर में एक आप कह सकते हैं उनके जो मेरे एक फिक्सर कह लें, या फिर एक और जो उनके ट्रस्ट वर्दी रिलेटिव थे, वो आए और आके और उन्होंने फौरन से कहा कि ओ, इन्हें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये हमारी मतलब कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे थे कि ये हमारी अपनी है, इन्हें बताओ कि क्या हुआ, सारा कुछ बताओ, कैसे लेके गया, कहाँ पर रखा, कितनी देर रखा, सब कुछ बताओ। कोई मसला नहीं, झिझक की कोई बात नहीं। और वो ये कह के चले गए। मैं थोड़ी ऑकवर्ड हो गई कि ये तो मैं इस तरह से शायद नहीं अप्रोच करना चाह रही थी एक विक्टिम को डायरेक्टली, जिसे कहते हैं कि आप एकदम से किसी के पास जाएं और जाके कहें कि अच्छा अपनी स्टोरी बताओ। मैं शायद उससे मुख्तलिफ तरह के सवाल कर रही थी कि क्या करती हो सारा दिन घर में, क्या पकाना आता है, कलर कौन सा पसंद है, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे भी बहुत ज्यादा आजकल लग रही, इस तरह की चीजों पर नॉर्मली। तो हमारी एक काफी ऑकवर्ड सी साइलेंस हुई, और फिर मैंने उससे कहा कि इट्स ओके, अगर तुमने नहीं बताना तो इट्स ओके।
اگر ہم نے نئی بات کرنی تو ہم نہیں کریں گے بات, بیکاز مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنی انکمفرٹیبل ہے. اینڈ اس پوائنٹ پر آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے ایک ایتھیکل کال تھی, کیونکہ اس اسٹوری کو میں بہت عرصے سے پرسو کر رہی تھی, اور یہ میرے لیے شاید ایک بہت لینڈ مارک اسٹوری ہوتی, کیونکہ اس ایک اسٹوری میں سب کچھ مل رہا تھا. کیپٹیوٹی بھی تھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, لا کے بھی مسائل آ رہے تھے, سیکشل اسالٹ تھی. تو آئی تھاٹ کہ اگر اس کا مجھے اکاؤنٹ مل جائے گا تو میرے پورے نیریٹو کو یہ ان لائن کر دے گا. لیکن اس ٹائم پر اس سے مل کر آئی تھاٹ کہ نہیں, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو اور کرے دوں, اور شاید اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے, بیکاز وہ اسمائل کر کے میری طرف دیکھتی تھی, پھر نیچے منہ کر لیتی تھی, پھر آپ کہہ سکتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑتی تھی. تو آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ میں یہ نہیں کروں گی, اینڈ اٹس اوکے. اگین وہی والی بات کہ اٹس اوکے کہ اگر میں واپس چلی جاؤں وداؤٹ اے اسٹوری, ایز کمپیئر ٹو کہ میں اس ٹائم اس سے پوچھوں کہ تم مجھے اپنی پوری اسٹوری بتاؤ, نوئنگ کہ وہ ایکسٹریملی انکمفرٹیبل ہے. اینڈ رائٹفلی سو, بیکاز اس کا ٹراما اس کے بالکل سامنے ہے, اور جس جگہ پر وہ رہ رہی ہے. تو میں نے اس سے اس کی اسٹوری نہیں پوچھی. انسٹیڈ تھوڑا سا جو اس نے مجھے کچھ بتایا میں نے وہی کوٹ کیا. اس نے ٹائم کا بتایا, تو میں نے پوچھا کہ کتنی دیر رہی تھی وہاں پر, تو شی سیڈ کہ 14 سال, سوری شی سیڈ 6 سال, نہیں 6 مہینے, آئی تھنک 6 ہفتے. کہتی ہے مجھے نہیں پتا باجی, یاد نہیں. And I was like okay, and I came back thinking کہ someone جس کے لیے وہ 6 ہفتے 6 سال کی طرح تھے, اور اتنی اس کی سینس آپ کہہ سکتے ہیں سینس آف ٹائم, سینس آف ریالٹی چینج ہو چکی تھی. I did not ask her again. جو اس کے سورس تھے میں نے ان سے اسٹوری لی, FIRs وغیرہ پڑھ کر, اس کی مدر نے جتنا بتایا اسی طرح سے پھر میں نے اس کو پرسو کیا. فاطمہ, آپ کی اسٹوری جو آپ نے یہ سارا پروسیس بتایا, میں اس میں سے کچھ کوٹس جو ہے میں چاہ رہی تھی تب بتانا. آپ کی جو دوسری اسٹوری تھی نو کنٹری فار برنٹ ویمن, اس میں آپ نے بات کی تھی کہ ایسڈ اٹیک سروائیور سے, اور ایک میں پیراگراف پڑھنا چاہ رہی تھی. Farhana works at a factory where she packs sweets. Sometimes they send me away because other women are scared of me. I'm ready to even wipe floors, but people say that my face scares them. یہ ایک کہہ لیں آپ بالکل ایک کہانی تھی. اور ایک اور میں پڑھنا چاہ رہی تھی اسی کہ اس میں بہت سارے پہلو آپ دیکھ سکتے ہیں رپورٹنگ میں سامنے بھی آ رہے ہیں. Razia Bibi also had to face ostracization from the people around her. She had difficulty finding a house as people would compel her prospective landlord to not allow a, quotations mein hai, cursed woman inside the locality. Razia Bibi ke direct quote aage hai, they would not accept water from my hands. I could not participate in any celebrations because people said that I was a bad omen. So I just stayed home, hoping for my husband to bring in some money after a day of hard work. فاطم, یہ پوچھنے کا میرا یہ پڑھنے کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ سے پوچھ سکوں, جب اس قسم کی ٹیسٹیمنیز اور اس قسم کے انٹرویوز آپ کنڈکٹ کرتے تو obviously there's a trauma survivors, there's their trauma, اور وہ اسٹوری چل رہی ہے. As a reporter, how do you process these stories? جب آپ کو فرسٹ پرسن اکاؤنٹس آپ سن رہی ہیں اتنی زیادہ, اور اس میں ظاہر ہے جیسے جیسے ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اتنی گہرائی میں بھی جا رہی ہے بات, اور ہر قسم کا پہلو آپ سے شیئر ہو رہا ہے. جیسے یہ آسٹرسائزیشن کا ہو گیا کہ انہوں نے ایک اٹیک سروائیو کر لیا ہے, بٹ سوسائٹی اب واٹ ناؤ, واٹ لائز اہیڈ, دس از واٹ لائز اہیڈ جو ان کے خیال میں تھا. آپ ایز اے رپورٹر ہاؤ ڈو یو پروسیس دی اسٹوریز, اور آپ کا کیا طریقہ کار تھا ایز اے رپورٹر؟ کہیں آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ یو نو آئی نیڈ ٹو اسٹیپ بیک, ابھی آئی کی ناٹ پروسیس دس انف, یا آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے لیے بھی بہت اوور ویلمنگ ہوتا تھا. میں کئی وکٹمس کو مل رہی ہوں جن کی کہانیاں اس طرح کی ہیں کہ آپ سن کے شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں.
पर्सनल डिटेल्स इतनी हैं, जिस तरह से इन खातून ने बताया, मैं उस वक़्त इनके सामने बैठी और मैं इनके चेहरे की तरफ देख सकती थी और बीच में वो रो रही थीं। फॉर मी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, एक पर्सनल स्ट्रगल में हमेशा एक रिपोर्टर रहता है कि मैं क्या करूँ? मैं इनकी मदद किस तरह से करूँ? या मैं क्या कर सकती हूँ कि ये शायद अपने इस चीज़ से बाहर आएँ, या क्या हम कुछ कर सकते हैं इनके लिए या नहीं कर सकते? लेकिन उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो पर्सनली एज़ अ रिपोर्टर शायद आप रिलेट कर सकते हो। जो शायद आपके साथ कुछ वाक़यात हो सकते हैं जो आपके साथ हुए हों, या जो आपके अपने ट्रॉमा को रीइग्नाइट कर सकें, आपकी अपनी फैमिली सिचुएशन हो, अम, काम की सिचुएशन हो, हम सब अपना एक इमोशनल बैगेज भी तो लेके चल रहे हैं ना, और ये सब उसके अंदर ऐड होता है। यहाँ पर आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स हैव सम training, they have access to a therapist, they have access to, if nothing else, a टीम जिनसे वो बात कर सकें, जिनमें शेयर कर सकें, और एन एडिटर जिसके पास वो जाके शायद कभी रो भी सकें कि मैं इस तरह की स्टोरी देखी है, या इवन फाइनेंशियल फ्रॉड्स इस तरह के देखे हैं कि मेरा तो सर चकरा गया, ये तो इतने बड़े हैं, मैं इनको किस तरह से डील करूँ, मैं क्या करूँ? मतलब यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है और सैडनेस होती है, ग्रीफ होता है कि यू नो इतना इतना कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में और किसी को पता ही नहीं है, या इतना कुछ हो रहा है और अब हम एज अ रिपोर्टर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑन दैट एज वेल, लेकिन वहां पर फिर अपने बाइसेस को भी चेक करना होता है। मैं विक्टिम स्टोरी में इतनी ना हो जाऊं, यू कैन से स्वे हो जाऊं कि मैं उसे फैक्ट चेक ही करना भूल जाऊं, इतनी कन्विंस ना हो जाऊं किसी से कि मैं देखूं ना कि ये शायद गलत ना कह रहा हो, नॉट नेसेसरली कि झूठ बोल रहा हो, बट सम डिटेल, सम एस्पेक्ट्स, कोई क्राइम की कोई, सो वो सारी चीजें फिर आपको शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसको भी प्रोसेस करने के लिए। फातिमा, ये आपने बात की ह्यूमन स्टोरीज की, फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स की। आपकी जो स्टोरीज हैं उनमें देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा एज वेल। और पहले भी आपने बात की एससीसीपी की। इधर हम बताते चले कि फातिमा की जो सीरीज में थर्ड रिपोर्ट थी, नेवर स्माइल अगेन, उसमें एक एससीसीपी की 2019 की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी, जिसको बहुत ज़्यादा एनालाइज भी किया हुआ है, हेविली कोट भी किया हुआ है स्टोरी में अलोंग विद अदर डेटा। उसमें ऑब्वियसली आप इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट गोस एंड फोकसेस ऑन डेटा, रॉ डेटा, कि आप वो रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, यू आर गोइंग बैक टू रिकॉर्ड्स, आप बता रहे हैं कि फलाने साहब ने मुझे ये इंटरव्यू में बताया, बट व्हेन वी लुक एट द रिकॉर्ड्स तो आपको ये चीज नजर नहीं आ रही है। मुझे ये बताया, रिकॉर्ड्स हासिल करना वो कितना आपके लिए मुश्किल प्रोसेस था, गिवन पाकिस्तान में ऑलरेडी रिपोर्टर्स के लिए डेटा को हासिल करना कितना बड़ा चैलेंज होता है, इस स्पेसिफिक स्टोरी के लिए हाउ हाउ वाज इट फॉर यू? आई थिंक ये probably सबसे मुश्किल काम था इस सीरीज के लिए। मेरे पास बहुत देर से विक्टिम अकाउंट्स, जैसे मैंने बताया, कि आ रहे थे। एक एक साइट थी जो कह रही थी कि ये स्माइल अगेन में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उन्होंने कुछ एविडेंस दिया, विक्टिम्स ने भी कुछ बताया, लेकिन मेरे पास डेटा, जिसे आप कह सकते हैं कि वो अभी तक डेटा नहीं था। मैंने एससीसीपी में फाइल किया, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा फाइल की एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर, कि मुझे एक ये पब्लिक कंपनी है और ये डेटा पब्लिकली बाय लॉ ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के पिछले 4-5 साल के टैक्स रिटर्न्स चाहिए, मुझे इनके फाइनेंशियल ऑडिट चाहिए। मुझे फिर कोई जवाब नहीं आया एंड मैं फिर से थोड़ी हो गई डिसहार्ट। मैंने फिर दोबारा जब सोर्सेस किया, मुझे कहीं से आप कह सकती हैं 2 सालों की मिल गई रिपोर्ट कि जी ये इनके 2 साल के फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं। मैंने जब वो देखने शुरू किए, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती थी कि ये रेवेन्यू पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, ये क्या होता है। आई लर्न्ड दैट कि अच्छा लैंड है,
یہ فلانی پراپرٹی ہے. پھر میں آئی وینٹ بیک ٹو اٹ کہ یہ وہ پراپرٹی ہے جو یہ انہوں نے کلیم کیا تھا 2002 میں یا پرانی اپنی ویب سائٹس پر کہ ہم ایک ہسپتال بنا رہے ہیں ملتان میں, اور وہ ان کے اکاؤنٹس میں شروع سے شو ہو رہا ہے. آئی ٹاک تھرو دا پرسن جس نے وہ زمین دی تھی. اس بندے سے بات نہیں ہو رہی تھی, اس بندے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے دی تھی پر میں واپس لینا چاہتا ہوں. یہ وہ کافی ساری چیزیں نیریٹو بنتا گیا کہ اچھا یہ کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے, پر اسے فیکٹ چیک کرنا مشکل ہے کہ آپ کو ہر گورنمنٹ کے ادارے سے ریکارڈ نکلوانا ہے کہ یہ زمین کہاں پر ہے, ابھی کس کے نام ہے, یہ زمین کا کیا ہوا, اس کا مالک کون ہے, ٹیکسز میں نکلوانا ہے, کتنی ان کی پراپرٹیز ہیں, کس کس ایریا میں ہیں, بلز کتنے آتے ہیں, اس میں پرٹیکولرلی سیلون ہے اور ایز اے این جی او بھی یوز ہو رہا ہے. تو میرے لیے وہاں پر ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں پریکیریس تھی اور بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی سارے ڈیٹا کو اینالائز کرنا کہ فائنینشیل ہیں, یہ بجلی کے بل کہیں پر لکھے ہوئے ہیں, 20 لاکھ بجلی کے بلوں میں چلا گیا. سو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ابھی بھی جب میں نے یہ سیریز ختم کی تو میرے پاس اتنا بڑا اسٹیک آف پیپرز تھا جو میں نے فائنلی وہ مطلب بند کر کے اپنے لیے ایز این اچیومنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا سیل کر کے رکھا کہ اوکے یہ سب ڈاکیومنٹ سے یہ میں نے پڑھے ہیں, اور ان سب ڈاکیومنٹ سے شاید میں نے ایک پیراگراف ہی لکھنے میں نکالا ہے لیکن میری سٹوری کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ایس سی سی پی کی جو فائنل رپورٹ ہے یہ مجھے ملی تھی آپ کہہ سکتی ہیں پبلش ہونے سے 2 دن پہلے, اور یہ وہ رپورٹ تھی جس نے فائنلی جو سب کچھ میں پہلے آپ کہہ سکتی ہیں ادھر ادھر سے اٹھا رہی تھی, اب میرے پاس ایک گورنمنٹ کا آڈٹ تھا کہ ہاں ہم نے آڈٹ کیا ہے اور اس میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں, لیکن وہ سب کچھ میں پہلے خود سے کر چکی تھی بیکاز ڈیلیڈ رسپانس تھا, مجھے وہ رپورٹ نہیں حاصل ہو رہی تھی. مجھے پتا چل گیا تھا ان بٹس اینڈ پیسز کہ ہاں ٹھیک ہے, کئی ہاسپٹلس کی رسیدیں میرے پاس تھیں جہاں پر ان ہاسپٹل سے ایک سرجری کروائی گئی اور یہ لکھا گیا کہ یہاں سے ہوئی ہے, اور میں نے مینولی ان ہاسپٹلس کو کال کر کے چیک کیا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ اچھا گورنمنٹ کا ایک ادارہ یہ آلریڈی سسٹمیٹکلی ان کے آڈیٹرز اور اپنے پورے پروسیس کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا ہے. تو وہ میرے لیے اگین ایز اے سینس آف اچیومنٹ بھی تھی اور ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھی کہ اگر یہ ڈیٹا حکومتی ادارے کی طرف سے مجھے پہلے مل جاتا تو مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا, شاید مجھے انڈیویجولی ہر ایک کیس کو پرسو نہ کرنا پڑتا. لیکن آئی ایم اسٹل گلیڈ کہ وہ مل گیا, اور اس کے بعد میں نے اسٹوری بھی چینج کی اور اس رپورٹ میں سے ہیویلی کوٹ کیا انسٹیڈ آف کہ میں اپنا بتاتی کہ فلانے ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے سرجری نہیں کی. آئی وڈ سے فیکٹ چیکنگ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. ہم اگر صرف یہ کہیں کہ ایک بندے نے یہ کہا ہے دوسرے نے یہ کہا ہے, اس سے اوپر جا کے آپ کو ان سب کا ایویڈینس لینا ہوتا ہے, ان کے سورسز سے بات کرنی ہوتی ہے کہ ان کو یہ ڈیٹا کہاں سے ملا ہے, کریڈیبل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ 2 سائڈز ہیں آپ کے پاس اور دونوں کہہ رہی ہیں کہ دوسرا شخص جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریسیٹس فیک ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریسیٹس فیک ہیں. آپ ایز اے رپورٹر کس طرح سے جج کریں؟ یا تو آپ کسی حکومتی ادارے کے پاس جا سکتے ہیں یا پھر آپ ان سب انسٹیٹیوشنز کے پاس جا سکتے ہیں جو کوٹ ہوئے ہیں کہ بھئی آپ بتا دیں یہ آپ کی رسید ہے, کیا یہ صحیح ہے یا یہ نہیں صحیح. اور یہ سب کچھ اگین ٹائم لیتا ہے, یہ سب کچھ ایفرٹ لیتا ہے. سلوپی جرنلزم میں شاید آپ اتنی ڈیٹیل میں نہ جائیں, بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے اگر آپ کچھ بھی کوٹ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شاید یہ نہ ہو, شاید, یا ان رسیدوں پر یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جی یہ شاید صحیح نہیں ہے. مجھے بتانا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اگر میں کوٹ کر رہی ہوں, ورنہ تو کوئی سٹوری نہیں ہے, ورنہ مجھے کوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے. اگر میں کر رہی ہوں تو پھر پروبیبلی مجھے اس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے, چیک بھی کرنا ہے, ڈبل چیک بھی کرنا ہے, اور یہ لمبا پروسیس ہے, ہیکٹک پروسیس ہے. بالکل ہیکٹک پروسیس ہے. اور فاطمہ
रैप अप करते हुए आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने सारा प्रोसेस हमें एक्सप्लेन किया कि आपकी स्टोरी का रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या था। मोर इम्पोर्टेंटली जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेट की चीज़ वो ये थी कि आप लोगों के पास कितनी स्पेस और कितनी रिसोर्स आपने इन टर्म्स ऑफ टाइम को, जिस तरह कहा जाता है न्यूज़ रूम्स में टाइम सबसे बड़ी रिसोर्स है, um, उसको आपने यूज़ किया फॉर द बेनिफिट ऑफ ए इन्वेस्टिगेटिव पीस। मुझे ये बताएं कि जो बढ़ते हुए अब हम देख रहे हैं कि अब तो खैर इसको रिपीट करना भी रिडंडेंट लगता है कि न्यूज़ रूम्स में जिस किस्म की रैट रेस लग गई है इन टर्म्स ऑफ द कवरेज या एडिटोरियल, अगर आप देखते हैं जिस किस्म के डिसीजंस लिए जाते हैं, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, मोर इम्पोर्टेंटली इंडिपेंडेंट जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इनको क्या डिस्ट्रप्टर्स के तौर पे देखा जा सकता है इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, टू सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रप्ट दिस रैट रेस जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की साइकिल है एंड वर्क मोर टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेटिव या इन डेप्थ सहाफत जो कहते हैं उस पे। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आई थिंक डेफिनेटली देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया जिसको हम एक ओवर आर्चिंग भी अगर कहें, उसके अंदर बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए होता है आपको। अगर ये नॉर्मली ये समझा जाता है कि अगर आप एक इशू पे बात नहीं कर रहे तो आपका टीवी चैनल या आपको तो आपका प्लेटफॉर्म तो कोई देखेगा ही नहीं। आप रिडंडेंट हो, आप ऑब्सलीट हो जाएंगे, लोग देखना छोड़ देंगे, लोग फॉलो करना छोड़ देंगे। एज कंपेयर टू कुछ मिसालें हमें अभी भी मिलती हैं ऐसे काम की जो इन डेप्थ किया गया है, इन्वेस्टिगेटिव तरीके से किया गया है, ब्रेकिंग न्यूज के साइकिल से निकल कर किया गया है, तो वो अपना मार्क हमेशा बनाता है। आई थिंक डिजिटल मीडिया में क्योंकि एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर ये स्पेस आपको मिल रही है। फातिमा, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने का और रिपोर्टिंग प्रोसेस पर भी हमसे बात करने के लिए। बाकी आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड पर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।